हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BEGG 172 की बुक जिसका नाम है लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इसका सेकंड यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, इससे पहले मैं इसके फर्स्ट यूनिट की वीडियोस एंड इस यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ और अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए और इस यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो आप जरूर से देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द सॉजरन प्रिंसिपल्स, ब्रीफली एक्सप्लेन देम। तो सॉजर जो थे एक लिंग्विस्टिक थे, उनके क्या क्या प्रिंसिपल थे उनके बारे में हमें अच्छे से बताना है। लिंग्विस्टिक को लेकर क्या क्या प्रिंसिपल थे, तो चलिए हम इस क्वेश्चन में जानेंगे वो सब कौन कौन से प्रिंसिपल थे उनके। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आंसर है फर्डिनांड डी सॉजर was a Swiss linguist who laid the great foundation of the field of linguistics in 20th century। तो एक लिंग्विस्ट थे जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, लिंग्विस्टिक की फील्ड में इन्होंने बहुत बड़ा एक फाउंडेशन बनाया था 20th सेंचुरी में। द बुक कोर्स डी लिंग्विस्टिक्स जनरल, इन्होंने एक बुक लिखी थी डी लिंग्विस्टिक्स जनरल, रिटन बाय हिज डिसिपल्स, पब्लिश्ड posthumously in 1916, is a compilation of the lecture given at University of Geneva around 1901 और 1906। तो इनकी जो बुक थी उसको इनके जो डिसिपल्स थे उन्होंने पब्लिश कराया था 1916 में। और इन्होंने अपनी बुक में जो जो लिखा था लिंग्विस्टिक के बारे में थोड़ा सा इन्होंने जिनेवा यूनिवर्सिटी में जब एक लेक्चर दिया था 1901 और 1906 के बारे में, तो जब भी इन्होंने बताया था। It has become an essential text in the literary canon of linguistics as the book documents his research ideas and analysis of the nature of language that gives us a great insight to the basics of structural linguistics। तो इन्होंने बताया कि जो लिंग्विस्टिक्स होती है अपनी बुक में किसी भी रिसर्च के बारे में, आइडियाज के बारे में, एनालिसिस के बारे में बताया कि लैंग्वेज का नेचर किस तरह का होता है, ये सब बताया इन्होंने। और बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है लिंग्विस्टिक का उसके बारे में भी इन्होंने बताया। अब हम देखेंगे फॉर एनीवन न्यू टू द लिंग्विस्टिक्स इट बिकम्स नेसेसरीली इम्पोर्टेंट टू बी थॉरोली फैमिलियर विद द मेजर dichotomies or concept that Saussure came up with his course de linguistics general through these principles or concepts we can track back the origins of the structural linguistics। तो उन्होंने जो जो प्रिंसिपल्स बताए थे उनके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा लैंग्यू एंड पैरल। तो लैंग्यू एंड पैरल क्या होता है? लैंग्यू एंड पैरल इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ टू पार्ट। फर्स्ट है जो लैंग्वेज होती है, उन्होंने बताया कि जो लैंग्वेज होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है लैंग्यू, सेकंड पार्ट होता है पैरल। तो लैंग्यू क्या होता है और पैरल क्या होता है, इसके बारे में हम इस आंसर में देखेंगे। The linguistic communication is just not possible if these two work independently and individually. The language represents the system of language having signs, rules, and patterns divisible by a particular social group for communication. So I hope आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किसी को भी समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिस्टम, मतलब कि जो लैंग्वेज का सिस्टम होता है जिसमें साइंस आ जाते हैं, रूल्स आ जाते हैं, पैटर्न्स आ जाते हैं। ताकि हम लोग जो है एक ग्रुप के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकें। अब इसके बाद है पैरल। द पैरल मीनिंग्स द अटरेंस ऑफ दैट लैंग्वेज एंड थस इट वेरीज फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी एंड रीजन टू रीजन। तो जो पैरल होता है वो एक अटरेंस, मतलब जो मीनिंग होती है उसका एक अटरेंस कन्विंस करता है उसके माध्यम से जो लैंग्यू होता है उसका, और वो कम्युनिटी टू कम्युनिटी, रीजन टू रीजन चलता जाता है। मतलब जो भी हम बोल रहे हैं या फिर जो हमारे साइन हैं उनकी मीनिंग हमारे माइंड में होती है, एक मीनिंग होती है, उसको अटेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश एन एप्पल इज कॉल्ड एन एप्पल वेयर एज इट इज कॉल्ड याबलोको इन रशिया। तो जैसे कि एक एप्पल है जिसको हम एप्पल बोलते हैं, लेकिन उसी एप्पल को रशिया में याबलोको बोला जाता है। एंड द लैंग्वेज इन इंग्लिश हैज रूल्स एंड पैटर्न्स ऑफ लेटर्स विच अलाउज द पैरल टू अटर एन एप्पल एज एन एप्पल। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है इसका पैराडिग्म एंड सिनेटैग्म।
Saussure named the relation between the words corresponding to our the operation of our brain. असिंटैग्मेटिक रिलेशन जो सॉजर है वो बताते हैं कि जो पैराडिग्मा और सिंटैग्मा हमारे माइंड में जो जो रिलेशनशिप होता है लैंग्वेज को लेकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट जो करता है वही एक तरीके से सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप बनता है। तो सिंटैग्मेटिक और जो पैराडिग्मेटिक होते हैं ये एक तरह के रिलेशनशिप होते हैं जो अभी हम देखेंगे किस तरह के होते हैं। Asyntagmatic relations words is when the words either spoken or written have different grammatical roles in the sentence. So जो भी हम बोलते हैं जो भी लिखते हैं उसके बीच जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं या फिर रोल होता है उसका जो भी रिलेशनशिप होता है उसको हम सिंटैग्मेटिक कहते हैं। द सिंटैग्मेटिक स्ट्रक्चर्स द वर्ड्स इन द सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंग होल। एग्जाम्पल है इसका, राहुल ड्रिंक्स जूस अ लॉट फॉर कीपिंग हर बॉडी हेल्थ। सो आई होप एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पैराडिग्मेटिक क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो on the contrary, a paradigmatic relation between the words will be when these two words can substitute each other in a sentence without affecting the meaning and the sentences. तो दो वर्ड्स के बीच का ये भी एक रिलेशनशिप होता है, लेकिन उसका जो है हम उसकी जगह पर कुछ अलग से वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। उसी जैसे हमारे पास ऊपर सेंटेंस है उसी के जैसा नीचे सेंटेंस है। जब मैं पढ़ूंगी एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ जाएगा। हम उसकी जो है मीनिंग चेंज नहीं होती है अगर हम उसके साथ और ज्यादा वर्ड्स को लगा देते हैं, जैसे यूज कर लेते हैं तो उसकी मीनिंग फिर भी चेंज नहीं होती, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जॉन लाइक्स टू ड्रिंक वाटर अ लॉट फॉर कीपिंग हिज बॉडी हेल्थ। तो देखो यहाँ पर ऊपर था राहुल ड्रिंक्स जूस अ लॉट फॉर कीपिंग हर बॉडी हेल्थ। तो ये सेंटेंस अलग था और इसमें नाम भी अलग अलग थे और इसमें जो राहुल था वो जूस ड्रिंक कर रहा था, लेकिन जो जॉन है उसमें वो वाटर ड्रिंक कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी हेल्थ जो है वो अच्छी हो रही है। तो इसकी मीनिंग जो है वो सेम ही है, बस थोड़े से हमने वर्ड्स को चेंज कर दिया है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है हमारा थर्ड, सिंक्रोनी एंड डायक्रोनी। तो सिंक्रोनी और डायक्रोनी क्या होते हैं? सॉजर एनालाइज्ड द नेचर ऑफ लैंग्वेज थ्रू द टू डिफरेंट एंड अपोज्ड पर्सपेक्टिव्स। सो ये जो है सिंक्रोनी और डायक्रोनी टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि लैंग्वेज के नेचर के बारे में हमें बताते हैं। वन हैड कॉल्ड सिंक्रोनी एंड द सेकेंड डायक्रोनी। Where synchrony studies the language existing in a particular point of time। तो सिंक्रोनी जो है वो हमें ये बताता है कि जो लैंग्वेज है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एग्जिस्ट करती है, जबकि डायक्रोनी जो होता है वो इसका ऑपोजिट होता है। डायक्रोनी स्टडीज द लैंग्वेज कंसर्निंग इट्स हिस्टोरिक डेवलपमेंट। तो डायक्रोनी जो है वो बताता है कि जो लैंग्वेज है वो अपने हिस्टोरिक डेवलपमेंट से को कंसर्न करती है, उसको कन्वे करती है। फॉर एग्जाम्पल, यू स्टडी द ओल्ड इंग्लिश इन इंग्लैंड, यू आर यूजिंग अ सिंक्रोनी अप्रोच। जब हम जो ओल्ड इंग्लिश है इंग्लैंड की उसको स्टडी करते हैं तो हमें सिंक्रोनिक अप्रोच जो होता है उसके बारे में हम पता कर पाते हैं, उसके बारे में हमें समझ आता है, और वही हमारा सिंक्रोनिक अप्रोच होता है जब हम इंग्लैंड की ओल्ड इंग्लिश पढ़ते हैं। वेयर यू आर लिमिट योर स्टडी टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन उसके बाद हमारा जो है बट यू आर रिसर्चिंग ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स यूज फ्रॉम मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश, इट वुड बी कॉल्ड डायक्रोनिक स्टडी और हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। तो जब हम रिसर्च करते हैं जो हमारी लैंग्वेज होती है उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं और मिडिल इंग्लिश के बारे में या फिर मॉडर्न इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा डायक्रोनिक स्टडी आ जाती है या फिर हमारा हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक आ जाती है। अब इसके बाद है आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द साइंस। तो साइंस की आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है मनमानापन, मनमानी करना। तो साइंस की जो आर्बिट्रेरीनेस होती है वो क्या होती है? साइंस आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन विच सॉजर कॉल्ड आर्बिट्रेरी। तो बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं लिंग्विस्टिक के उसी को ही साइंस जो होते हैं वो लिंग्विस्टिक के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और उसी को सॉजर ने आर्बिट्रेरी कहा है।
he believed that science are understand best on the basis of what is signified and what is signified. तो साइंस के माध्यम से जो सॉल्वर है वो कहते हैं कि साइंस जो होते हैं उनके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि क्या चीज सिग्निफाइड है और क्या चीज सिग्निफायर है। तो अगर आप लोगों को सिग्निफाइड और सिग्निफायर के बारे में नहीं पता है तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन की इसी यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो देखिए रहकर, उसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है सिग्निफाइड और सिग्निफायर के बारे में। एक अलग से क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सिग्निफाइड और सिग्निफायर, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाता है। Hence, Saussure conclude that the relationship between signifier and signified is arbitrary. तो Saussure बताते हैं कि जो signifier और signified है उसके बीच का जो relationship होता है वही arbitrary होता है। These were the central concepts of Saussure that made his successors study the use and functions of language in different perspectives. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने लाइन्स अभी पढ़ी हैं ये कंक्लूजन में आ रही है कि सोजर के जो सक्सेसर थे जब उन्होंने इसकी स्टडी करी तो उन्हें समझ में आया कि फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या है और उसके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इस यूनिट का और हमारा ये जो यूनिट है फिर फिनिश हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक